स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। खबर यूपी के मैनपुरी से है, जहां पर तहसील किशनी क्षेत्र के ग्राम कुम्हाला में आवासीय पट्टा आवंटन को लेकर गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। गांव निवासी अरविंद कुमार ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाए कि राम सिंह पुत्र रघुवीर के पक्ष में आवासीय पट्टा स्वीकृत किया गया है, जबकि उनके नाम पर लगभग 20 बीघा कृषि भूमि, 3 मंजिला पक्का मकान और उनकी पत्नी सपना के नाम पर लगभग 5 बिस्वा का आवासीय प्लॉट पहले से मौजूद है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि शासन के नियमों के अनुसार ऐसी स्थिति में राम सिंह आवासीय पट्टा पाने का पात्र नहीं था। अरविंद कुमार ने आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान और संबंधित लेखपाल की कथित मिलीभगत से नियमों की अनदेखी करते हुए पट्टा स्वीकृत किया गया और उनका यह भी कहना है कि राम मंदिर द्वारा विवादित भूमि पर कब्जा करके निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिससे विवाद और गहरा हो गया है। शिकायतकर्ताओं ने प्रशासन से तत्काल निर्णय कार्य रुकवाने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। पीड़ित ने जिलाधिकारी से अनुरोध किया है कि यदि जांच में आरोप सही पाए गए तो आवंटित आवासीय पट्टा निरस्त किए जाएं और अनियमितता के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार है। अरविंद जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ग्राम कुमाल जनपद मैनपुरी। क्या मामला है? जिलाधिकारी कार्यालय आए हैं। मैंने डीएम साहब को एप्लीकेशन दी है। मेरे पिताजी के नाम पे 3 बीघा जमीन है जिसपे अवैध कब्जा हो रहा है और जो राम सिंह नाम का व्यक्ति उस पे कब्जा कर रहा है। प्रधान जी ने उसके नाम पे 3 बिस्से का पट्टा कर दिया है। इसके पास 20 बीघा जमीन, 3 मंजिल पक्का घर बना हुआ है। और जब मैंने अपने तहसील में जाके लेखपाल साहब को कहा कि मेरा खेत पूरा करवा दीजिए, मौके पे मेरा खेत कम है, तो लेखपाल साहब बोल रहे हैं कि आप अपना नक्शा सही करवाइए। उसके बाद वो उसके लिए भी मैंने एप्लीकेशन दे दिया है, पर राम सिंह है जो अपना काम नहीं रोक रहे हैं। अच्छा, कब्जा कब से कर रहे हैं? वो जमीन आपके पास कैसे आई थी? वो जमीन पुश्तैनी जमीन है मेरी, 50 सालों से मेरे पिताजी उसको कर रहे थे। और जो राम सिंह है, इन्होंने पता नहीं किस तरीके से प्रधान जी की मदद से पट्टा करवा लिया है अपने नाम पे और वो जबरन उस पे कब्जा कर रहे हैं। कौन प्रधान जी है? नीरू प्रधान जी हैं। कहाँ के प्रधान है ये? कुम्हाल के जी। लगातार कब्जा कर रहे हैं, वहाँ पे क्या बनवा रहे हो? वो अपना घर बनवा रहे हैं, नींव भी काफी कर लिए हैं। मैं डीएम साहब के पास भी आया था, मैं एप्लीकेशन दे चुका हूँ। पिछले 3 महीने से चक्कर काट रहा हूँ। आपका आरोप है कि प्रधान ने नियम विरुद्ध पट्टा दे दिया उन्हें? जी, आवासीय पट्टा है। आवासीय पट्टा है। उसके पास 20 बीघा जमीन है, 3 मंजिल पक्का घर है, 2 मोटरसाइकिलें हैं और एक कार भी है उसके पास। डीएम साहब से भी मिल चुके हैं। डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? डीएम साहब बोल रहे हैं जांच करवाते हैं हम इसके लिए, पर अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुई है। मुझे 4 महीने हो गए हैं चक्कर काटते। क्या मांग है? मेरी मांग है कि मेरी जो जमीन है उस पे तुरंत काम रुकवाया जाए, मेरे खेत की नपत हो जाए। जो मेरा खेत है जो 3 बीघा वो पूरा किया जाए। वही खबर यूपी के बदायूं से है, जहां पर दिल्ली में पत्नी से विवाद के बाद एक युवक ने बदायूं पहुंचकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलने के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है। मृतक की पहचान शाहजहांपुर जनपद के थाना कटरा क्षेत्र के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि विवेक दिल्ली में होम डिलीवरी का काम करता था और करीब 1.5 साल पहले उसने प्रेम विवाह किया था। 14 जुलाई को पत्नी से विवाद के बाद से वो मोटरसाइकिल से बदायूं पहुंचा, जहां पर बिलसी थाना क्षेत्र में वैन भट्टे के पास कोल्ड स्टोर के सामने जंगल में एक पेड़ पर फांसी लगाकर उसने आत्महत्या कर ली। राहगीरों की सूचना के बाद से पुलिस मौके पर पहुंची है और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आपके भाई जो विवेक कुमार सिंह थे, उन्होंने क्यों फांसी लगा ली? क्या मैटर था? वो उनका बच्चों से झगड़ा हुआ होगा। किससे? उनकी पत्नी से? हाँ, पत्नी से। तो ये क्या दिल्ली क्या करते थे? डिग्री वो करते थे डिलीवरी का काम। अच्छा, तो ये कल कै बजे चले थे दिल्ली से? सुबह निकले। अच्छा, फिर ये अपनी बहन के यहाँ आ रहे थे? हाँ, बहन के यहाँ आ रहे थे। चलो, तो आपको सूचना किसने दी? हमारे भानों ने कि ये ऐसे हैं? हाँ, तो वहाँ गुस्से में चला। अच्छा। हाँ, मूड बन गया होगा उसका, तभी उसने लगा ली। चलो, आपके भाई जो विवेक कुमार सिंह थे, उन्होंने क्यों फांसी लगा ली? क्या मैटर था? वो उनका बच्चों से झगड़ा हुआ होगा। किससे? उनकी पत्नी से? हाँ,
पत्नी से तो ये क्या दिल्ली क्या करते थे? डिग्री वो करते थे जो डिलीवरी का काम। अच्छा, तो ये कल कै बजे चले थे दिल्ली से? ये सुबह निकले। अच्छा, फिर ये अपनी बहन के यहाँ आ रहे थे? हाँ, बहन के यहाँ आ रहे थे। चलो, तो आपको सूचना किसने दी? हमारे बहन हुई कि ये ऐसे ऐसे है? हाँ, तो वहाँ गुस्से में चला। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, मूड बन गया होगा उसका, तभी उसने लगा ली। चलो, आपके भाई जो विवेक कुमार सिंह थे उन्होंने क्यों फांसी लगा ली, क्या मैटर था? वो उनका बच्चों से झगड़ा हुआ होगा। किससे? उनकी पत्नी से। खबर यूपी के रामपुर से है, जहां पर आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी में बने 38 भवनों को लेकर प्रशासन की कार्रवाई पर विरोध के स्वर उठने लगे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता और आजम खान के करीबी माने जाने वाले हरदीप सिंह ने खुद वीडियो जारी करके प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। हरदीप सिंह ने अपने बयान में कहा कि वो रामपुर प्रशासन की इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि जौहर ट्रस्ट के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। उनका कहना है कि ट्रस्ट की जमीन पर बने 38 भवन ग्राम समाज की श्रेणी में आते हैं और रामपुर विकास प्राधिकरण यानी कि आरडीए के दायरे में नहीं आते थे, लेकिन जबरन इसमें कार्रवाई शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के मंदिर से खिलवाड़ किया जा रहा है और इससे छात्रों के भविष्य में असर पड़ेगा। हरदीप सिंह ने प्रशासन से कार्रवाई को गलत बताते हुए इसका विरोध जताया। जौहर यूनिवर्सिटी जो तोड़ने के आदेश आए हैं, इसमें डीएम साहब ने बाइट भी दी है कि उसमें 38 भवन टूटेंगे। उन्होंने ये कहा है कि ये इसका नक्शा पास नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये यूनिवर्सिटी जहां पर बनी हुई है, जौहर विश्वविद्यालय, वहां पर ये पहले ग्राम पंचायत में आता था। यह आदेश पहले भी एक बार निकाला गया था, तब यूनिवर्सिटी ने यह जवाब दिया था कि ये नगर पालिका में नहीं आता और नगर पालिका में जो नहीं आता वहां नक्शा पास करवाने की जरूरत नहीं है। आरडीए ने फिर उस गांव को नगर पालिका में लिया और नगर पालिका में लेने के बाद फिर ये आदेश दिए हैं कि आपने नक्शा पास नहीं करवाया। जो गांव पहले ग्राम पंचायत में था वहां पर किस बिहाफ पर वो नक्शा पास करवाते, किस बिहाफ पे वहां पे यूनिवर्सिटी बनाने से पहले आपसे नक्शा, आपसे परमिशन लेते। सिर्फ ये एक बात ये है कि वहां पर गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता है, गरीब बच्चों को शिक्षा मिलती है और ये भाजपा नहीं चाहती। अगर भाजपा ये चाहती होती, कुछ टाइम पहले इतने स्कूल बंद ना होते, हमारे पूरे देश भर में, प्रदेश भर में बहुत बड़ी संख्या में स्कूल बंद हो गए और शराब के ठेके खोले गए थे। इसलिए इस यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए अकेला रामपुर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश को साथ देना चाहिए। ये एक ही मात्र यूनिवर्सिटी है और आसपास में हमारे जिले में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जहां पर बच्चे पढ़ सकें, शिक्षा प्राप्त कर सकें। पर भाजपा का तो कहना है कि अनपढ़ अगर रहना है तभी भाजपा का राज रहना है। सीधी सी बात है, अनपढ़ रहोगे, 5 किलो राशन पे काम लोगे और आप वोट दोगे। पढ़े लिखे होगे, आप शिक्षा प्राप्त कर लोगे तो आपको ऐसे 5 किलो 1 किलो राशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाजपा देश को, प्रदेश को शिक्षित नहीं, अनपढ़ रखना चाहती है। वीडियो शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जौहर यूनिवर्सिटी। वहीं यूपी के बांदा में फर्जी दस्तावेजों के जरिए 2 भारतीय पासपोर्ट बनवाकर सिस्टम को चकमा देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जिसके बाद से एसपी पलाश बंसल के नेतृत्व में थाना बेरूर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ग्राम बेगहाटा निवासी कल्लू खान को गिरफ्तार किया। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने अपने पुराना पासपोर्ट छिपाकर दोबारा फ्रेश श्रेणी में आवेदन किया और कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर दूसरा पासपोर्ट हासिल कर लिया। मामले का खुलासा क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय लखनऊ की शिकायत के बाद हुआ है, जिसके आधार पर बांदा पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी और कूटरचना की धाराओं में मुकदमा दर्ज करके न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया है। एसपी पलाश बंसल ने कार्रवाई करने वाली टीम की सराहना करते हुए फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी बात की। जनपद बांदा में थाना अतर्रा में सूचना प्राप्त हुई कि गांव बरेंढा में आईजीआरएस की जांच करने गई विद्युत विभाग की टीम के साथ गांव के कुछ व्यक्तियों द्वारा विवाद किया गया। उनके साथ अभद्रता व सरकारी काम में बाधा डालने का प्रयास किया गया। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना अतर्रा पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। 3 अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया है और अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। आज कहाँ गए थे, क्या हुआ था? आज हम लोग एसडीओ साहब के आदेशानुसार ग्राम बरेंडा गए थे। एक राजेश कुशवाहा सन ऑफ सत्यनारायण है,
जिनकी 7-4 महीने पहले FIR दर्ज हुई थी। उसी का वो बार बार IGRS कंप्लेन कर रहे थे कि हमारी FIR गलत दर्ज की गई है, कृपया इसकी रिजांच की जाए। तो IGP साहब ने हमको 1 रिमाइंडर दिया, 2 रिमाइंडर दिए, फिर अभी तीसरा रिमाइंडर दिया। उसमें यह भी कहा गया कि अगर 2 दिन के अंदर आप लोग जांच रिपोर्ट नहीं देते हैं तो आप लोग की वेतन रोक दी जाएगी। तो उसी के पक्ष में आज हम लोग जांच करने गए थे वहाँ पे। तो पहले तो हम जैसे गांव पहुँचे, उनके बगल में एक दुकान है, उनसे पूछा कि भाई ये राजेश कुमार जी का ही मकान है? करें हाँ उन्हीं का है, वो भी शायद उनके परिवार के ही सदस्य थे। वहीं बरेली के अर्बन हाट को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने सवाल खड़े कर दिए हैं। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि करोड़ों रुपए की लागत से बने अर्बन हाट तोड़ा जा रहा है और जनता के पैसों की बर्बादी हो रही है। लेकिन कल से आप बरेली में एक चीज देख रहे हैं कि बरेली तस्वीरें पूरी तरह से सच्ची हैं। देखिए डेली 24 भारत की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट और जानिए अर्बन हाट से जुड़े पूरे सच का मामला। आप बरेली में एक चीज देख रहे हैं कि बरेली में बताया जा रहा है अर्बन हाट टूट रहा है। तो हम उस वीडियो की सच्चाई जानने के लिए जमीनी स्तर में अर्बन हाट में आए हैं। हमारे साथ दुर्गेश जी हैं। दुर्गेश जी हमें पूरी जानकारी देंगे कि अर्बन हाट में चल क्या रहा है, क्योंकि लोगों के मन में शंकाएं हैं और शंकाओं का दूर करना डेली 24 भारत का काम है। दुर्गेश जी क्या है ये, को लोग कह रहे हैं अर्बन हाट टूट रहा है, क्या टूट रहा है? लोगों के मन में ये आ रहा है वीडियो देख देख के कि अर्बन हाट को तोड़ा जा रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अर्बन हाट को तोड़ा नहीं जा रहा। अर्बन हाट में बहुत काम किया जा रहा है, विकास किया जा रहा है। आगे आने वाले टाइम में 5 से 6 महीने में आपको दिखना स्टार्ट होगा कि किस तरीके से हम अर्बन हाट को आगे डेवलप कर रहे हैं। दुर्गेश जी अर्बन हाट को आपने जो डेवलपमेंट चल रहा है कि नगर निगम बरेली करा रहा है? नहीं, नगर निगम बरेली क्यों कराएगा? नगर निगम बरेली तो हमें लीज पे ऑलरेडी दे चुका है, जिसका हम उसे हर साल किराया देंगे। नगर निगम इसमें कुछ नहीं दे रहा। जो भी पैसा लग रहा है वो हमारा अपना लग रहा है, और जो भी हम इसमें नया कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो हम अपनी पॉकेट से कर रहे हैं। इसका जो प्रॉफिट आएगा आगे चल के वो भी हम नगर निगम को देंगे, उसके साथ हमारा शेयरिंग रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि नगर निगम का पैसा लग रहा है। ये सारा पैसा हमारी कंपनी अपने ऑन रिस्क पे लगा रही है। तो जैसे कि आप एक बात कह रहे हैं कि नगर निगम इसमें एक पैसा नहीं दे रहा है, सारा पैसा आप लोग अपनी कंपनी की तरफ से कर रहे हैं। आपकी लीज कितने साल की है? हमारी लीज बेसिकली 30 साल की है। 30 साल में ये लीज कंप्लीट हो जाएगी, बट जो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ये आने वाले 70-80 साल 90 साल तक चलेगा। तो अगर 30 साल बाद हमारा लीजिंग खत्म भी हो जाती है, कोई दूसरा वेंडर आके इस पे लीज लेता है तो उसे उतना कंस्ट्रक्शन कराया मिलेगा। तो देखिए जिस तरीके से दिखाया जा रहा था कि अर्बन हाट टूट रहा है, तो पहली बात मैं अपने दर्शकों को बता दूं बरेली के कि अर्बन हाट टूट नहीं रहा है, उसको और अच्छा और बेहतर बनाया जा रहा है। और मजे की बात यह है कि उसमें नगर निगम की एक पैसे नहीं लग रहे हैं। और जब ये यहाँ से जाएंगे तो जो बना के जाएंगे ये नगर निगम बरेली और बरेली वालों के लिए छोड़ के जाएंगे। तो जिस तरीके से हमने देखा कल वीडियो चल रहा था कि अर्बन हाट टूट रहा है, बुलडोजर चल रहा है, तो वो बुलडोजर टूटने के लिए नहीं, वो नए विकास के लिए चल रहा है, जिसका पूरा पैसा कंपनी दे रही है। धन्यवाद, जुड़े रहिएगा। मैं बरेली से विनोद जोशी। साथियों खबर यूपी के ललितपुर से है, जहां पर अटल आवासीय विद्यालय धौरा में खाना खाने के बाद से 38 से अधिक छात्रों की तबीयत बिगड़ गई। अचानक बच्चों के बीमार होने से स्कूल परिसर में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि गुरुवार को विद्यालय में कढ़ी चावल खाने के बाद से कुछ ही घंटों बाद बच्चों के पेट में दर्द हुआ और उल्टी की शिकायत होने लगी। हालत बिगड़ने पर सभी बच्चों को एम्बुलेंस की मदद से ललितपुर मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। घटना थाना जखलौला के अंतर्गत धौरा का बताया जा रहा है, जहां पर अटल आवासीय विद्यालय की ये घटना है। आशंका जताई जा रही है कि बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। फिलहाल सभी बच्चों का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है और अधिकारियों की ओर से मामले की जांच की जा रही है। ये क्या मामला है? देखिए मामला जैसे संज्ञान में है कि कुछ बच्चों की तबीयत बिगड़ रही है, कुछ पेट दर्द की शिकायत हो रही है, कुछ को वोमिटिंग हुई। तत्काल हमारी मेडिकल टीम वहाँ पहुँची है जैसे ही बच्चों की शिकायत हुई है, और उसके साथ ही बच्चे सारे के सारे स्टेबल हैं, बट बच्चों से किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना था, इसलिए सभी बच्चों को तत्काल जो इस तरह की शिकायतें कर रहे थे उनको हमने मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया, जिससे कि किसी भी प्रकार से कोई भी दुविधा न रहे बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर। और अभी मेरे द्वारा स्वयं भी निरीक्षण किया गया है, सभी बच्चे पूरी तरह से स्टेबल हैं और हम लोग पूरा उस पर ध्यान रखते यहाँ प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज में साथ ही निगरानी रखे हुए हैं। इसमें
इसमें मतलब किसी भी बच्चे का किसी भी तरीके से कोई कंडीशन क्रिटिकल नहीं है, बिल्कुल सामान्य और सभी बच्चे स्वस्थ हैं, सभी से बात की गई। देखिए, हमारे दोहरा के अंदर अटल आवासीय विद्यालय में बच्चों की तबीयत खराब होने से उन्होंने चावल और कड़ी खाई थी, जिससे कोई कमी होने से या कोई तकलीफ होने से उन्हें उल्टी और दस्त लगे हैं। लेकिन तुरंत मुझे जैसे ही मालूम चला, मैं तुरंत यहाँ आया हॉस्पिटल और इन लोगों को धोर्रा अटल आवासीय से इन लोगों को बुलवाया एम्बुलेंस से, उनको यहाँ तुरंत भर्ती कराया गया, जिसमें उनका ट्रीटमेंट तुरंत डॉक्टर साहब आए और महिलाएं डॉक्टर भी आईं और तुरंत उनका इलाज किया जा रहा है। भोजन का मामला है, छात्रों क्या है पूरा मामला, कितने छात्र आए मेडिकल कॉलेज में? टोटल मिला के 40 छात्र हैं और वही अटल आवास में जो भी खुद पाई हुई है, जो भी काट रहा हो जी की शिकायत आई है और तत्काल प्रभाव से श्री ने अपनी टीम भेजी। यहाँ अस्पताल से भी टीम की गई, तुरंत मरीजों को जितने भी बच्चे हैं उनको अस्पताल से की टीम गठित की गई और सारी टीम पूरे डॉक्टर दस स्टाफ पैरामेडिकल जितना भी था बाटवा 4th क्लास उनको लगा दिया गया, प्रॉपर ट्रीटमेंट चालू हो गया। सभी बच्चे स्टेबल हैं और इसमें किसी की कोई भी ऐसी क्रिटिकल कंडीशन नहीं। अच्छा, रेफर की कोई स्थिति नहीं है, बच्चों की स्थिति नहीं है, सारे बच्चे हैं। अलीगढ़ में कक्षा 8 की छात्रा को पड़ोसी युवक द्वारा अगवा करके दुष्कर्म का प्रयास करने का मामला सामने आया है। घटना टप्पल थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। आरोप है कि युवक ने किशोरी को घर में अकेला पाकर दबोच लिया और उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया। इसके बाद से आरोपी उसे जबरन अपने साथ ले जाकर खेतों की ओर ले गया, जहां पर उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। किशोरी की चीख पुकार सुनकर उसके चाचा मौके पर पहुंच गए। उन्होंने आरोपी युवक को पकड़ने का प्रयास किया और इस दौरान आरोपी और किशोरी के चाचा के बीच खींचतान और मारपीट भी हुई। परिजनों ने मौके पर आरोपी युवक को पकड़ लिया है और उसे पुलिस के हवाले कर दिया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और किशोरी को मेडिकल जाँच और उपचार के लिए सरकारी अस्पताल भेजा है। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लेकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार पीड़िता के बयान और मेडिकल रिपोर्ट आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद से गांव में तनाव और आक्रोश का माहौल है। अमेठी में 7 दिन पहले सड़क किनारे खून से लथपथ घायल अवस्था में मिले युवक की इलाज के दौरान लखनऊ में मौत हो गई। युवक की मौत के बाद से परिजन उसका शव लेकर अपने गांव पहुंचे, जहां उन्होंने नाराजगी जताते हुए अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। मामले की सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई और परिजनों को समझाने का प्रयास करने लगी। परिजनों की मांग की पूरी मामले की निष्पक्ष जाँच करे और आरोपियों की पहचान की जाए और उन्हें जल्दी गिरफ्तार किया जाए। परिजनों का आरोप है कि युवक के साथ कुछ अज्ञात लोगों ने मारपीट की थी और घायल अवस्था में उसे सड़क किनारे फेंक दिया गया था और इसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना भाले सुल्तान शहीद स्मारक थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने परिजनों को मामले की जांच करके उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जिले में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ निकाली गई और इस भव्य यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और भगवान जगन्नाथ की जयकारों से पूरे क्षेत्र भक्तिमय हो गया। रथ यात्रा की शुरुआत अमेठी कस्बा स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर से हुई। यात्रा कस्बे के प्रमुख चौक चौराहों से होते हुए देवीपाटन मंदिर पहुंची, जहां इसका विधि विधान से समापन किया गया और इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ के दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त किया। रथ यात्रा के मार्ग में जगह जगह भक्तों ने पुष्प वर्षा करके भगवान जगन्नाथ का भव्य स्वागत किया। श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव के साथ प्रसाद का वितरण भी किया। यात्रा में शामिल भक्तों का उत्साह देखते ही बना। आयोजन को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा। अमेठी कोतवाली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था संभालते हुए यात्रा के दौरान निगरानी रखी। अधिकारियों ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए थे। वहीं यूपी के अमेठी में न्यायालय के आदेश के अनुपालन में तहसील प्रशासन ने अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। नायब तहसीलदार और राजस्व विभाग की टीम ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर गाटा संख्या 966 को कब्जा मुक्त करा दिया और ये कार्रवाई चंद्रपाल यादव के पक्ष पर धारा 134 के तहत न्यायालय में जारी आदेश के आधार पर की गई है। न्यायालय ने नायब तहसीलदार और संबंधित थाना प्रभारियों को आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके बाद से प्रशासनिक टीम ने मौके पर
पर पहुंचकर अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। बुलडोजर की मदद से भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को हटाकर जमीन को पूरी तरह से कब्जा मुक्त कराया गया। कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। नायब तहसीलदार के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने पूरी प्रक्रिया को संपन्न कराया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि न्यायालय के आदेशों के तहत अवैध कब्जों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। रामपुर में बीजेपी सरकार में कृषि मंत्री बलदेव सिंह औलौखा के काफिले में शामिल वाहन को एक ट्रक ने 3 बार टक्कर मार दी। हादसे में मंत्री बलदेव सिंह उनकी सुरक्षा में तैनात पुलिस जवान बाल बाल बच गए। घटना के बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मंत्री बलदेव सिंह ने फोन पर बातचीत में बताया कि ट्रक चालक ने जानबूझकर 3 बार टक्कर मारी। उन्होंने आशंका जताई कि चालक शराब के नशे में था और उसकी मंशा संदिग्ध लग रही थी। घटना बिलासपुर गेट थाना गंज क्षेत्र की बताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई और मामले की जांच शुरू कर दी। मंत्री की सुरक्षा में तैनात पुलिस जवानों ने तत्परता दिखाते हुए ट्रक चालक को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल गंज थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और पुलिस ट्रक चालक से पूछताछ करके घटना के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। वहीं घटना को लेकर सुरक्षा व्यवस्था और ट्रक चालक की मंशा को लेकर भी जांच की जा रही है। वहीं अमेठी जिले में लगातार हो रही विद्युत कटौती से नाराज उपभोक्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा है। बड़ी संख्या में महिलाएं हाथों में डंडे लेकर गौरीगंज स्थित 132 केवी विद्युत पावर हाउस पहुंची और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि मुख्यालय समेत ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है, जिसके चलते पूरा जिला करीब 2.5 घंटे तक अंधेरे में रहा। बिजली समस्या से परेशान सैकड़ों की संख्या में उपभोक्ता पावर हाउस पहुंचे और विद्युत विभाग के खिलाफ नाराजगी जताई। पावर हाउस परिसर में पहुंची महिलाओं ने वहीं बैठकर विरोध शुरू कर दिया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उपभोक्ताओं को शांत कराने का प्रयास किया और इस दौरान पुलिस और विद्युत उपभोक्ताओं के बीच नोकझोंक भी हुई। प्रदर्शन कर रहे उपभोक्ताओं विद्युत विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को मौके पर बुलाने की वो मांग पर अड़ गए। लोगों का कहना था कि लगातार बिजली कटौती से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है और समस्या को जल्द समाधान किया जाना चाहिए। फिलहाल विद्युत विभाग के अधिकारी और पुलिस प्रशासन स्थिति को संभालने में जुटे हुए हैं। वहीं लखनऊ के विकास नगर थाना क्षेत्र में टेढ़ी पुलिया चौराहे पर एक युवक के सड़क पर पड़े होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि युवक काफी देर तक सिटी कोर्ट नाले के पास कूड़े के ढेर में पड़ा रहा। स्थानीय लोगों के अनुसार युवक नशे की हालत में था और उसके चेहरे पर चोट के निशान भी दिखाई दे रहे थे। युवक बीच सड़क पर काफी देर तक नशे में पड़ा रहा, जिससे आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें युवक नशे की हालत में सड़क किनारे पड़ा हुआ नजर आ रहा है। वीडियो सामने आने के बाद से मामले की जानकारी पुलिस तक पहुंची। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। युवक के नशे में होना, चोट लगने और सड़क पर इस हालत में पहुंचने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। स्थानीय लोगों से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। गोंडा मंडल की मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल ने जून माह की प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर श्रावस्ती और बलरामपुर जिले की उत्कृष्ट कार्यों की सराहना की। उन्होंने दोनों जिले के जिलाधिकारियों और मुख्य विकास अधिकारियों के बेहतर प्रदर्शन की प्रशंसा की और सुशासन के प्रयासों को सराहा। मंडलायुक्त ने श्रावस्ती जिले के किसान चक्र रोड मुक्त और अभियान और बलराम जिले के फील्डोम स्टेटी टेबल पहल को सुशासन के उत्कृष्ट मॉडल के रूप में बताया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के प्रयासों और प्रभावित कार्य योजना के चलते दोनों जिलों में बेहतर प्रदर्शन हुआ है और अलग अलग पहचान बनाई है। दुर्गा शक्ति नागपाल ने कहा कि जिला प्रशासन की ही मेहनत और जनहित से जुड़े कार्यों के कारण जिले का नाम रोशन हो रहा है और लगातार सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रशासनिक टीमों को प्रोत्साहित करने के लिए जनहित से जुड़े कार्यों में और तेजी लाने के निर्देश दिए। मंडलायुक्त ने अधिकारियों से कहा कि नवाचार और बेहतर योजना के माध्यम से आम जनता को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने का प्रयास लगातार जारी रखा जाएगा। वहीं कौशाम्बी जिले में एक प्राथमिक विद्यालय में महिला शिक्षिका की कथित हरकत से छात्रों में दहशत का माहौल बन गया है। आरोप है कि शिक्षिका कक्षा में चाकू और चापड़
कड़ा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय का बताया जा रहा है। छात्रों का अनुसार कक्षा में हथियार देखकर बच्चे डर जाते हैं और भय का माहौल बन जाता है। घटना की जानकारी मिलने के बाद से मामले ने तूल पकड़ लिया। स्थानीय लोगों ने शिक्षिका के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने की बात कही है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है और पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले से जुड़े सभी तथ्यों की जाँच की जा रही है और वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी मामले की जानकारी दे दी गई है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। और ऐसे में खबर यूपी के कौशाम्बी से है, जहां पर मामला जो है अब लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है, जहां पर शिक्षिका जो है वो धारदार हथियार लेकर बच्चों के बीच पहुंची है। और हमारे बीच हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, लवलेश जी जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। लवलेश, बताना चाहूंगा ये कौशाम्बी जनपद का कड़ा ब्लॉक के अंतर्गत मुखिया गाँव है, क्योंकि वहाँ एक शिक्षिका जिस तरह से चाकू और चापल लेकर विद्यालय में लहराते हुए जो हथियार वायरल हो रहा है, इससे कहीं सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था और स्कूल की जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि जिस तरह से उस वीडियो में ये भी दिखाया जा रहा है कि वो महिला के जो बयान दे रही है, महिला ये बता रही कि जो मुझसे बोलेगा मैं एक लगभग 13 साल से परेशान हूँ। उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या उसके साथ कोई परेशानी थी या कोई उसे परेशान करता, इसलिए वो ऐसा व्यवहार कर रही थी। अब ये तो जांच का विषय है बना हुआ है। हालांकि परिजनों ने भी सूत्रों के हवाले से सूचना मिल रही कि परिजन ये कह रहे हैं कि उसकी मानसिक रूप से स्थिति ठीक नहीं है, इसकी वजह से ये कर रही। हालांकि अगर बात की जाए कानून व्यवस्था की, तो कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरह से विद्यालय में चाकू और चापा लहरा रही है, इससे बच्चों में दहशत का माहौल बना हुआ है। बिल्कुल, ऐसे में पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है और पुलिस का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में? लवलेश, मौके पर पुलिस वहां पास पहुंची, पूरी स्थिति की जानकारी भी जुटी हुई है और बीएसए ने भी जांच के आदेश दिए हैं। अब ये जांच की पुष्टि हो जाए, मामला क्या है और किस वजह से ऐसा व्यवहार ये अध्यापिका कर रही है, अब इसकी पूरी गहनता से जांच पुलिस प्रशासन और बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ये पूरी जांच कराई जा रही। अब ये जांच होने के बाद ही पुष्टि हो पाएगी कि आखिर ये मामला क्या था, क्यों ऐसा व्यवहार कर रही थी। बिल्कुल, ऐसे में अगर गांव के जो प्रधान है उनके बारे में बात करूं या फिर जो बच्चे हैं उनके अभिभावक हैं, उनका क्या कुछ कहना है? क्योंकि बच्चों को अब स्कूल भेजने में अभिभावक जो है वो डर के माहौल में जी रहे होंगे। लवलेश, जिस तरह से चाकू और चापल लहरा रहे हैं, इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि जो अपने बच्चों को अभिभावक भेज रहे हैं उनमें दहशत का माहौल भी बना हुआ है। कहीं अगर बच्चों के साथ ऐसी घटनाएं हो जाए तो ये बड़ी छोटी बात नहीं है, बड़ी अहम बात है। हालांकि 4 दिन से बताया जा रहा है, 4 दिन से ऐसी व्यवस्था हो रही है, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन या वहाँ के जो और स्टाफ के लोग हैं क्यों नहीं बता रहे थे, क्या वजह थी, अब ये तो जांच की पुष्टि होने के बाद पता चलेगा। दूसरी बात ये कहना है कि जिस तरह से रास्ते में भी चाकू और चापल लेकर जा रही थी, पुलिस प्रशासन वहां पहुंची, पुलिस के सामने भी वो चाकू और चापल लहराते हुए उससे साफ तौर से कह रही थी कि वीडियो बना लो। अब इस तरह से तो साफ तौर से कहा जाए कि जिस तरह से ये चाकू और चापल लहरा रहे कि उसका मानसिक संतुलन कहें या फिर कहें कि उसके साथ कोई मतलब अंदरूनी कोई ऐसी बात है जो उससे आहत होकर ऐसा कदम उठाई है। ठीक है लवलेश जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।